12वीं शताब्दी उत्तरी भारत में बहुत उथल-पुथल और बदलाव का समय था। यह योद्धाओं का युग था। शक्तिशाली राज्य उठे और गिरे। महत्वाकांक्षी शासकों ने प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। इस अराजकता के बीच एक महान राजा उभरा। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की कहानी केवल युद्धों और विजयों के बारे में नहीं है। यह साहस, प्रेम और बलिदान की कहानी है। वे एक कुशल योद्धा और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें राजपूत वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। पृथ्वीराज के प्रभाव को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। उत्तरी भारत राज्यों का एक समूह था जिनमें से कई पर राजपूत राजवंशों का शासन था। राजपूत अपनी सैन्य शक्ति और सम्मान की कठोर नीति के लिए जाने जाते थे। वे वीरता, वफादारी और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर महत्व देते थे। ये निरंतर युद्ध का दौर था। राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता भयंकर थी। गठबंधन लगातार बदलते रहे। इसी अस्थिर दुनिया में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, जो एक किंवदंती बनने के लिए नियत थे। पृथ्वीराज का संबंध चौहान राजवंश से था, जो उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत वंशों में से एक था। चौहानों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण था। उनकी राजधानी अजमेर शहर थी, जो रणनीतिक रूप से वर्तमान राजस्थान में स्थित है। चौहानों का इतिहास लंबा और शानदार था। वे अपनी सैन्य शक्ति और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चौहान राजाओं को उनके न्यायपूर्ण शासन और अपनी प्रजा की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता था। वे अपनी प्रचंड स्वतंत्रता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने खुद को अपने अधीन करने के किसी भी प्रयास का जमकर विरोध किया। 12वीं शताब्दी तक चौहान अपनी शक्ति के चरम पर थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी सेनाएं मजबूत थीं। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के कई आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। चौहान उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। योद्धाओं और राजाओं के इसी वंश में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। वह अपने पूर्वजों की विरासत को प्राप्त करने के लिए नियत था। वह और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराएगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। उनकी मां कर्पूर देवी एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। पृथ्वीराज का जन्म एक खुशी का अवसर था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह बड़ा होकर एक महान योद्धा और बुद्धिमान शासक बनेगा। पृथ्वीराज का बचपन अजमेर के शाही दरबार में बीता। वह सैनिकों, विद्वानों और कलाकारों से घिरे हुए थे। उन्होंने एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने युद्ध, राजनीति, धर्म और कला के बारे में सीखा। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन करते हुए सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पृथ्वीराज का झुकाव विशेष रूप से मार्शल आर्ट की ओर था। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में असाधारण कौशल दिखाया। उन्होंने अपने वंश के योग्य योद्धा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने कौशल का अभ्यास करने में घंटों बिताए। उनके शिक्षक उनके समर्पण और उनकी स्वाभाविक प्रतिभा से प्रभावित थे। पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर ने अपने बेटे की क्षमता को पहचाना। उन्होंने उसे सर्वोत्तम शिक्षकों और गुरुओं को प्रदान किया। उन्होंने भविष्य के नेतृत्व के लिए उन्हें तैयार करते हुए पृथ्वीराज को राज्य के मामलों में भी शामिल किया। पृथ्वीराज ने दरबारी कार्यवाही देखी, कूटनीति के बारे में सीखा और सैन्य अभियानों पर अपने पिता के साथ गए। वह एक तेज सीखने वाला था और स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लेता था। पृथ्वीराज का दिन कठोर प्रशिक्षण के साथ बीतता था। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसका युवा शरीर पहले से ही कवच के भार और उसके हाथ में तलवार की भावना का आदी था। उनके शिक्षक, जो खुद अनुभवी योद्धा थे, ने उन्हें युद्ध के हर पहलू में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया, एक खंजर के तेज प्रहार से लेकर एक बख्तरबंद हाथी के भीषण आरोप तक। तीरंदाजी ने युवा राजकुमार के लिए एक विशेष आकर्षण पैदा किया। वह धनुष के साथ एक अलौकिक सटीकता रखता था। ऐसा कहा जाता था कि वह केवल अपने लक्ष्य की आवाज से निर्देशित होकर आंखों पर पट्टी बांधकर भी निशाना लगा सकता था। इस कौशल ने उन्हें शब्द भेदी, वह जो केवल ध्वनि के आधार पर छेद सकता था, का उपनाम दिया। शारीरिकता से परे पृथ्वीराज ने अपने दिमाग को निखारा। उन्होंने रणनीति और युद्ध पर प्राचीन ग्रंथों में महारत हासिल की, महान राजाओं और सेनापतियों की रणनीति का अध्ययन किया।
उन्होंने विद्वानों के साथ बहस में भाग लिया। उनके प्रश्न एक गहरी बुद्धि को दर्शाते थे, जो हर स्रोत से ज्ञान को अवशोषित करने के लिए उत्सुक थे। उनके साथ ही अन्य कुलीन परिवारों के बेटे थे, युवा पुरुष नेतृत्व के लिए नियत थे, जिन्होंने पृथ्वीराज में महानता की चिंगारी को पहचाना। उन्होंने उनके साथ प्रशिक्षण लिया। उनकी कमराडरी पसीने, प्रतिस्पर्धा और युद्ध के मैदान पर गौरव के साझा सपने में जाली थी। पृथ्वीराज की वीरता की बात महल की दीवारों से परे फैल गई। उनके साहस और पराक्रम की कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। एक लोकप्रिय कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शिकार अभियान के दौरान राजकुमार ने अकेले ही एक क्रूर शेर को मार डाला था, जो ग्रामीणों को आतंकित कर रहा था। वह निहत्था था, उसके पास शिकार करने वाला चाकू था, लेकिन उसका साहस कभी कम नहीं हुआ। एक और कहानी उस समय की है, जब डाकुओं ने शाही कारवां पर घात लगाकर हमला करने का प्रयास किया था। पृथ्वीराज, जो अभी भी अपनी किशोरावस्था में थे, ने पहरेदारों को इकट्ठा किया और इतनी उग्रता से लड़े कि हमलावर भाग गए। इस घटना ने लोगों के रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, न कि केवल महल की दीवारों के भीतर संतुष्ट रहने वाले राजकुमार के रूप में। ये किस्से, जो नगर दर नगर भाटों और यात्रियों द्वारा सुनाए जाते थे, राज्य के मनोबल को बढ़ाने का काम करते थे। पृथ्वीराज आशा के प्रतीक बन गए। ऐसे समय में जब युद्ध का साया मंडरा रहा था, शक्ति की किरण बन गए। हर गुजरते मौसम के साथ उनका कद बढ़ता गया। फिर भी प्रशंसा के बीच पृथ्वीराज जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने प्रशंसा को कभी भी अपने फैसले को धुंधला नहीं होने दिया और न ही अपनी योद्धा प्रवृत्ति को कम होने दिया। वह जानता था कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ केवल व्यक्तिगत गौरव नहीं है, इसका अर्थ था अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदारी का भार उठाना। हालांकि भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। 1179 ईस्वी में जब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे, तब राज्य पर एक त्रासदी आई। उनके पिता राजा सोमेश्वर गौरी सल्तनत के खिलाफ लड़ाई में मारे गए, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो आधुनिक अफगानिस्तान से पूर्व की ओर फैल रहा था। अपने पिता की मृत्यु की खबर ने पृथ्वीराज को झकझोर कर रख दिया। दुख ने उसे अपने आगोश में ले लिया, लेकिन वह जानता था कि राज्य को एक नेता की जरूरत है। उनके दादा, दिल्ली के वृद्ध राजा और चौहान वंश के अधिपति अंगम ने औपचारिक रूप से पृथ्वीराज को अजमेर के राजा के रूप में ताज पहनाया। एक ऐसी उम्र में जब अधिकांश बच्चे अभी भी अपनी वर्णमाला सीख रहे थे, पृथ्वीराज ने खुद को सिंहासन पर बैठा पाया। नेतृत्व का भार, जो सबसे अनुभवी शासक के लिए भी भारी था, उनके युवा कंधों पर आ गया। वह अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक राजा था, जिसे अपनी प्रजा की सुरक्षा और भलाई का जिम्मा सौंपा गया था। आगे का काम कठिन था। गौरिद अपनी जीत से उत्साहित होकर एक निरंतर खतरा बने हुए थे। राज्य के भीतर आंतरिक संघर्ष उबल पड़े, गठबंधन बनाने की जरूरत थी और युद्ध के वर्षों के बाद खजाने को फिर से भरना पड़ा। पृथ्वीराज ने अपने दुहक को एक कठोर संकल्प से शांत करते हुए अपने पूर्वजों की विरासत पर खरा उतरने और इन अशांत समयों में अपने लोगों का नेतृत्व करने की कसम खाई। युद्ध की छाया में पृथ्वीराज का शासन शुरू हुआ। गौरी सल्तनत जीत का स्वाद छक चुकी थी, आसानी से विचलित नहीं हुई। उनकी सेनाएं युद्ध में कठोर और महत्वाकांक्षी चौहान साम्राज्य की सीमाओं पर डटी रहीं, जो उस खतरे की निरंतर याद दिलाती थी जो उन्होंने पैदा की थी। युवा राजा जानता था कि उसे अपने दुश्मनों को यह साबित करने और अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा कि उनका राजा, हालांकि युवा था, अपने पूर्ववर्ती से कम दुर्जय नहीं था। उनका पहला निशाना भटिंडा का गोरी गवर्नर था, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता था। अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को इकट्ठा करके पृथ्वीराज ने एक साहसिक योजना बनाई। वह बिजली की गति से भटिंडा पर चढ़ाई करेगा, गौरी चौकी को चकमा देगा। आश्चर्य का तत्व उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। हमला तेज और निर्णायक था। पृथ्वीराज की सेनाओं ने किले पर धावा बोल दिया। उनकी युद्ध की चीखें रात में गूंज उठीं। गौरी सैनिकों ने अचानक से एक भयंकर लेकिन अंततः निरर्थक बचाव किया। भटिंडा युवा राजा के हाथ आ गया, एक शानदार जीत जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। भटिंडा में जीत ने एक सक्षम शासक और एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को मजबूत किया।
उसने न केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था, बल्कि तत्काल गौरी खतरे के खिलाफ अपने राज्य की सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया था। लेकिन पृथ्वीराज जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसने युद्ध से मिले राहत का बखूबी इस्तेमाल किया। उसने अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया, नए किलों के निर्माण और मौजूदा किलों को सुदृढ़ करने का आदेश दिया। उसने नए सैनिकों की भर्ती करके और उन्हें नवीनतम हथियारों से लैस करके अपनी सेना का विस्तार किया। पृथ्वीराज कूटनीति के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने पड़ोसी राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन बनाया, ये मानते हुए कि भविष्य के गौरी आक्रमणों को विफल करने के लिए एकजुट मोर्चा महत्वपूर्ण होगा। उसने अपने समर्थन की मांग और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दूर के राज्यों में दूत भेजे। पृथ्वीराज का शासन केवल युद्ध पर केंद्रित नहीं था, वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, बुनियादी ढांचे में सुधार किया और कला को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में चौहान साम्राज्य फला फूला, इसके लोगों ने शांति और समृद्धि के दौर का आनंद लिया। इस बीच गौरी सल्तनत बेकार नहीं थी। उनके नेता मुइज्जुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, भट्टिंडा के नुकसान से क्रोधित थे। उसने पृथ्वीराज को कुचलने और चौहान साम्राज्य को अपने विस्तारित साम्राज्य का हिस्सा बनाने की कसम खाई। 1191 ईस्वी में गौरी ने सिंधु नदी के पार एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। उसकी निगाहें पृथ्वीराज के राज्य के केंद्र दिल्ली पर टिकी थीं। गौरी सेना एक दुर्जेय सेना थी, जो पूरे मध्य एशिया के अनुभवी सैनिकों से बनी थी। उनके रैंक भयानक घुड़सवार इकाइयों और युद्ध हाथियों द्वारा बढ़ाए गए थे। पृथ्वीराज गौरी आक्रमण के प्रति सतर्क अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और दुश्मन से मिलने के लिए उत्तर की ओर मार्च किया। उनके साथ उनके राजपूत सहयोगियों की टुकड़ियां शामिल हुईं। उनकी संयुक्त शक्ति ने एक दुर्जेय सेना का गठन किया, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थी। दोनों सेनाएं वर्तमान हरियाणा के तराइन शहर के पास मिली। तराइन का पहला युद्ध, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, टाइटन्स का संघर्ष था। गौरी सेना बड़ी और बेहतर ढंग से सुसज्जित ने क्रूरता से हमला किया। राजपूत योद्धा अपने घरों और अपने राजा के लिए लड़ रहे थे, अद्वितीय वीरता के साथ वापस लड़े। युद्ध घंटों तक चलता रहा। स्टील और धूल का बवंडर, पृथ्वीराज अराजकता के बीच साहस का प्रतीक, ने कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ अपने बलों का नेतृत्व किया। युद्ध के मैदान में उनकी महारत स्पष्ट थी। उन्होंने अपने लाभ के लिए इलाके का फायदा उठाते हुए अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। युद्ध का रुख तब बदल गया जब पृथ्वीराज ने अपनी आरक्षित सेनाओं को हटा दिया। एक घुड़सवार सेना का आरोप, जिसने गौरी लाइनों को तोड़ दिया। गौरी सेना, उनके रैंक बिखरे हुए, पीछे हटने लगी। गौरी खुद लड़ाई में घायल हो गए थे। उनके एक लेफ्टिनेंट ने उन्हें निश्चित मौत से बचा लिया था। तराइन के पहले युद्ध का अंत पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत के साथ हुआ। गौरी खतरे को टाल दिया गया था। विजय के उनके सपने युद्ध के मैदान में चकनाचूर हो गए थे। इस जीत ने एक महान योद्धा राजा, अपने लोगों और अपने धर्म के रक्षक के रूप में पृथ्वीराज की किंवदंती को मजबूत किया। फिर भी जीत एक कीमत पर मिली। राजपूत सेना, हालांकि विजयी रही, को भारी नुकसान हुआ था और पृथ्वीराज ने राजपूत शिष्टता की भावना में एक ऐसा निर्णय लिया जिसके दूरगामी परिणाम हुए। उसने पराजित गौरी सेना को पीछे हटने दिया, गौरी के जीवन को बख्शा और उसे अपनी भूमि पर वापस सुरक्षित मार्ग की पेशकश की। यह सम्मान और दया से लिया गया निर्णय था, लेकिन एक ऐसा निर्णय जो आने वाले वर्षों में उन्हें सताता रहेगा। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल युद्धों और विजयों की ही नहीं है, ये प्रेम की भी एक कहानी है जिसने सदियों से कवियों और कहानीकारों की कल्पनाओं को मोहित किया है। ये पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी है, जो कन्नौज की एक राजकुमारी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य है। संयुक्ता अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। वह कन्नौज के घेड़वाल राजा जयचंद की बेटी भी थी, जो एक शक्तिशाली शासक था जो खुद को पृथ्वीराज का प्रतिद्वंद्वी मानता था। दोनों राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता गहरी थी, जो महत्वाकांक्षा और उत्तरी भारत में प्रभुत्व की इच्छा से प्रेरित थी। यह प्रतिद्वंद्विता उनके बच्चों तक फैली हुई थी। जयचंद ने पृथ्वीराज पर अपना दबदबा कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चौहान राजा को अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मैच मानने से इनकार कर दिया। उसने संयुक्ता को पृथ्वीराज से शादी करने के बारे में सोचने से भी मना किया, जिससे एक ऐसा प्यार पनपा जो अवज्ञा पर पनपा।
अपने पिता के बीच दुश्मनी के बावजूद पृथ्वीराज और संयुक्ता ने संवाद करने के तरीके खोजे। गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था, जिन्हें भरोसेमंद दूतों द्वारा ले जाया जाता था, जिन्होंने अपने प्यार की लौ को जीवित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उनका प्यार निषिद्ध था, जो उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं से और भी मजबूत हो गया था। जैसे ही संयुक्ता की उम्र हुई, जयचंद ने एक स्वयंवर करने का फैसला किया। एक भव्य समारोह जहां उनकी बेटी योग्य राजकुमारों की सभा से अपना पति चुनेगी। पूरे भारत के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। उनके प्रवेश द्वार धन और वैभव का एक चमकदार प्रदर्शन लेकर आए थे। हालांकि जयचंद की एक योजना थी, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने चौहान राजा की एक मूर्ति को स्वयंवर हॉल के प्रवेश द्वार पर एक प्रतीकात्मक द्वारपाल के रूप में रखने का आदेश दिया। यह एक गंभीर अपमान था, जिसका उद्देश्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की नजरों में पृथ्वीराज को नीचा दिखाना था। संयुक्ता अपने पिता की योजना से अवगत थी और पृथ्वीराज से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने पिता के राजनीतिक खेलों में मोहरा बनने से इनकार कर दिया। उसने अपनी खुद की एक योजना तैयार की, एक ऐसी योजना जो उनके जीवन का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। स्वयंवर के दिन जैसे ही इकट्ठे हुए प्रेमी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे, संयुक्ता ने हॉल में प्रवेश किया। उनके हाथ में फूलों की माला थी। वह देश के सबसे योग्य कुंवारे लोगों के पास से चली गई। उसकी निगाहें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसे उसका दिल चाहता था। दरबार के हाँफने और फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए संयुक्ता सीधे इकट्ठे हुए लोगों के पास से चली गई और पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंची। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने मूर्ति के गले में माला डाल दी। पूरे दरबार के सामने चौहान राजा के लिए अपने प्यार का ऐलान किया। जयचंद आगबबूला हो गया। उसकी योजना का शानदार ढंग से उल्टा असर हुआ था। उसकी बेटी की अवज्ञा, उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के लिए उसके प्यार की सार्वजनिक घोषणा एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा और न ही माफ करेगा। पृथ्वीराज, जिसे संयुक्ता की योजना के बारे में पता चल गया था, अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कन्नौज के पास इंतजार कर रहा था। जैसे ही संयुक्ता के अवज्ञा के कार्य की खबर उस तक पहुंची, वह स्वयंवर हॉल में घुस गया। आगामी अराजकता में पृथ्वीराज ने संयुक्ता को अपने घोड़े पर बिठाया और एक उग्र जयचंद और हतप्रभ दर्शकों को पीछे छोड़ते हुए सवार हो गए। दंपति दिल्ली भाग गए, जो चौहान साम्राज्य की राजधानी थी, जहां एक भव्य समारोह में उनका विवाह हुआ। पृथ्वीराज और संयुक्ता के भाग जाने की कहानी किंवदंती बन गई। यह उनके प्यार, उनके साहस और सम्मेलन को धता बताने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी किसी परियों की कहानी से कोसों दूर थी। उनकी शादी के गंभीर राजनीतिक निहितार्थ थे। जयचंद पृथ्वीराज के दुस्साहस से क्रोधित होकर बदला लेने की कसम खाई। उसने पृथ्वीराज को मरा हुआ और उसके राज्य को खंडहर में देखने की कसम खाई। पृथ्वीराज, जो अब जयचंद में एक दुर्जय दुश्मन और पश्चिम से एक पुनरुत्थानशील गौरी खतरे का सामना कर रहा था, ने खुद को संयुक्ता के लिए अपने प्यार और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फटा हुआ पाया। वह प्यार करने वाला आदमी था, लेकिन वह एक राजा भी था जिस पर अपनी प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी थी। पृथ्वीराज और संयुक्ता की प्रेम कहानी जुनून, अवज्ञा और बलिदान की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज सदियों से गूंजती रही है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रेम और साहस की जीत हो सकती है। हालांकि यह इस बात की भी याद दिलाता है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी अक्सर एक कीमत पर आती है, जिसका भुगतान पृथ्वीराज और संयुक्ता को डेरली चुकाना होगा। तराइन में जीत ने पृथ्वीराज को समय तो दिया, लेकिन शांति नहीं। गौरी का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उनकी हार उनके गर्व पर एक घाव था। मुइज्जुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने अपमान का बदला लेने के लिए अगले वर्ष अपनी सेना के पुनर्निर्माण में बिताया। उसकी निगाहें पृथ्वीराज के राज्य के केंद्र पर टिकी थीं। गौरी एक चालाक रणनीतिकार था। वह समझ गया था कि पृथ्वीराज को हराने के लिए उसे राजपूत सम्मान संहिता का फायदा उठाने की जरूरत है, वही संहिता जिसके कारण वह पहले बच निकला था। उसने शांति की इच्छा का दिखावा करते हुए और संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव करते हुए पृथ्वीराज के पास दूत भेजे। हालांकि पृथ्वीराज आसानी से मूर्ख नहीं बने।
उन्हें गोरी के इरादों पर शक था, लेकिन शांति की संभावना, अपने लोगों को और रक्तपात से बचाने के लिए आकर्षक थी। वह सीमा पर गोरी से मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे विश्वासघात की तैयारी करने के लिए कहा। पृथ्वीराज का शक सही निकला। मुलाकात एक ढोंग थी। गोरी का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही पृथ्वीराज का दल निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचा, उन पर एक छिपी हुई गौरी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमला तेज और क्रूर था, जिससे राजपूतों को चकमा दे दिया गया। ईस्वी में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध पहले युद्ध के बिल्कुल विपरीत था। आश्चर्य का तत्व चला गया था। उसकी जगह जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष ने ले ली थी। गौरी सेना नए रंगरूटों के साथ, उनकी रैंक में सूजन, एक कोने में बंद जानवर के रोष के साथ हमला किया। पृथ्वीराज, उसकी सेनाएं संख्या में कम और कमजोर थीं, एक शेर के साहस के साथ लड़ीं, जो एक कोने में पीछे हट गया था। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। युद्ध के मैदान में उसकी आवाज गूंज रही थी। उनसे अपने राजा, अपने राज्य, अपने जीवन के तरीके के लिए लड़ने का आग्रह कर रही थी। लेकिन मुकाबला राजपूतों के खिलाफ था। गौरी घुड़सवार सेना ने अपने बेहतर संख्या का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हुए राजपूत सेनाओं को घेर लिया, उनके भागने के मार्गों को काट दिया और उन पर तीरों की बारिश कर दी। राजपूत सेना, उनके गठन टूट गए, घटती आशा के साथ लड़े। अपनी सेना को लड़खड़ाते हुए देखकर पृथ्वीराज, उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। उसने घेराबंदी को तोड़ने की उम्मीद में गौरी लाइनों के खिलाफ एक हताश आरोप का नेतृत्व किया, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। लगातार गौरी हमले के तहत उनके बहादुर बचाव के टूटने के कारण राजपूतों को अभिभूत कर दिया गया था। पृथ्वीराज घायल, लेकिन झुकने से इनकार करते हुए तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह गिरा नहीं गया और कब्जा नहीं कर लिया गया। राजपूत राजा के साहस से अचंभित गौरी सैनिक उसे गोरी के सामने ले आए। उनके चेहरे विस्मय और भय के मिश्रण से भरे हुए थे। गोरी, बदला लेने की उसकी प्यास आखिरकार बुझ गई। उसने पृथ्वीराज को उसके ही राजधानी अजमेर में कैद करने का आदेश दिया, जो पराजित राजा के लिए अंतिम अपमान था। यह जेल में था कि पृथ्वीराज को अपनी सबसे पीड़ादायक हार का सामना करना पड़ा। गोरी ने पृथ्वीराज की आत्मा को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसे अकठनीय यातनाएं दी। पृथ्वीराज की आंखों को गर्म लोहे की छड़ों से फोड़ दिया गया, जिससे वह अंधेरे की दुनिया में चला गया। फिर भी अपने अंधेपन में भी पृथ्वीराज की आत्मा बुझाने से इनकार कर दिया। संयुक्ता के लिए उनका प्यार, उनके राज्य की स्मृति और उनके धर्म में उनकी अटूट आस्था ने उन्हें उनकी कैद के लंबे कष्टदायी दिनों में जीवित रखा। पृथ्वीराज की कैद की कहानी केवल शारीरिक पीड़ा की ही नहीं है, बल्कि अदम्य मानवीय भावना का भी प्रमाण है। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करने पर भी शक्ति और सांत्वना पाने की क्षमता। त्रासदी से चिह्नित पृथ्वीराज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके साहस, उनके प्रेम और उनकी अटूट भावना से प्रेरित होकर उनकी किंवदंती जीवित रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। पृथ्वीराज चौहान का शासन त्रासदी में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनका जीवन, विजय और हार दोनों से चिह्नित हवाओं पर फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गई, जिसे गांव-गांव भाटों और कहानीकारों द्वारा ले जाया गया। प्रत्येक रिटेलिंग ने ऐतिहासिक व्यक्ति के मिथक और किंवदंती की परतें जोड़ी। युद्ध के मैदान में उनका साहस, संयुक्ता के लिए उनका प्यार, दुर्गम बाधाओं का सामना करने में उनका दृढ़ निश्चय, सभी ने उन्हें लोकनायक का दर्जा दिलाने का काम किया। उनका नाम राजपूत वीरता का पर्याय बन गया। उनकी कहानी उस समय की याद दिलाती है जब राजा सम्मान के साथ लड़ते थे और नैतिकता के सख्त नियमों से जीते थे। सदियों से पृथ्वीराज की कहानी को अनगिनत बार दोहराया गया है। प्रत्येक पुनरावृत्ति उस युग के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है जिसमें इसे बताया गया था। चांद बरदाई के पृथ्वीराज रासो जैसी महाकाव्य कविताओं से लेकर नाटकों, उपन्यासों और फिल्मों तक, पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास की सीमाओं को पार करते हुए भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। आज पृथ्वीराज चौहान को न केवल एक राजा के रूप में याद किया जाता है, बल्कि अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में, न्याय के एक चैंपियन के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अटूट जुनून के साथ जिया और प्यार किया। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्चा साहस भय के अभाव में नहीं, बल्कि उस चीज के लिए लड़ने की इच्छा में है जिसमें हम विश्वास करते हैं।
तब भी जब हमारे खिलाफ बाधाएं खड़ी हों।